करवाना है पर्टिकुलरली। अगर ऐसे करेगा तो बोलेगा मगर अभी तो वो बच्चे को तो रहेगा जो देखना है उसका इंटरेस्ट तो देखना उस पर रहेगा क्लिक करना फिर जब तेरे को आ जाओ नहीं तो बता देंगे ठीक है और गुलाब को सुबह सुबह आ जाओगे तब ना खाओगे 5 बजे आ जाओगे ये सो जाना तो गुड मॉर्निंग श्रेयांश गुड मॉर्निंग गर्ल गुड मॉर्निंग प्रकृति गुड मॉर्निंग गरिमा गुड मॉर्निंग नीतू ओके क्या हाल है भाई सल्लू बस बढ़िया ठीक है तो क्वेश्चन ट्राई किया था आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 वेरी गुड गर्ल हो गया कितने लोगों से नहीं हुआ
क्वेश्चन कराना है, अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, बाकी लोग जल्दी फटाफट से कंफर्म करो, ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया है तो नेक्स्ट पे चलेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे इसे। दरक्षण, गरिमा, नीतू, प्रप्ति, संजीत, श्रेयांश। ठीक है, फिर अगर उसकी पोजीशन कंफर्म करनी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। In a family there are 9 members A, B, C, D, E, F, K, H and J. There are and H they, in which 3 couples having 4 generation and 5 male members. ठीक है, तो कितने जनरेशन का क्वेश्चन है ये? 4 जनरेशन और 3 कपल्स है। ठीक है, और मेल मेंबर कितने हैं? 5। तो अगर 5 मेल है तो 4 आपके कौन हो जाएंगे? फीमेल। They all were born in different years, 16 to 6, 2088, 82, 80, 62, 60, but not necessarily in the same order. तो इनका आपको ईयर बॉर्न ये कब हुए वो लिख लो, कौन कौन से हैं। ओके, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1960 से, 1960 से 1962, उसके बाद है आपका 80, 80 टू 88, उसके बाद है 2000, 2002, 2006, 2016। नेक्स्ट, ठीक है। They earn different salaries per month, that is 18,000, 15,000, 20,000, 16,000, 22, 25, 14, 10 and 27, but not necessarily in the same order। ठीक, तो यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी गई थी। 9 लोगों का 9 लोग मेंबर का एक घर है जिसमें से 3 कपल है। ठीक है, 4 जनरेशन का है ये, और 5 मेल है तो 4 फीमेल है। सब लोग अलग अलग साल में बॉर्न हुए हैं और सब लोग कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। ठीक है, ओके। F एंड K आर अ मैरिड कपल। F और K क्या है? एक मैरिड कपल है। E इज द सिस्टर ऑफ D। E D की कौन है? सिस्टर है। B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F। B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, मतलब F के बेटे की वाइफ।
ओके, यहाँ क्या लिखा है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हु इज ग्रैंड मदर, मतलब बी कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। ओके, एफ बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हु इज ग्रैंड मदर, एफ कौन है, ग्रैंड मदर, इसका मतलब एफ फीमेल पर्सन है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ईज ब्रदर, ई के भाई की ग्रैंड मदर है, इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा ई, और ई का कोई एक भाई है, ठीक है, और इसी जनरेशन में डी भी रिलेटेड है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट ये पर्सन डी ही हो या कोई और पर्सन हो, ठीक है। एफ और के मैरिड कपल है, तो के आपका कौन हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको? सी हैज 2 चिल्ड्रन, सी के 2 बच्चे हैं। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली अर्न 18,000 पर मंथ, तो जो भी ओल्डेस्ट है मतलब 1960 में बोर्न है, वो 18,000 रुपए महीना कमाता है। E's husband born in the year 2002, तो जो ई का हस्बैंड है वो कहां पे बॉर्न हुआ है, 2002 में। E's husband is born in the year 2002, तो इसका हम करते हैं डी को हम लोग इस तरफ लिखते हैं ना, क्योंकि ये लोग जो है ये वाली जनरेशन में डी को इस तरफ बनाते हैं, क्योंकि इधर जब हस्बैंड की बात करी गई है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक कैरेक्टर आएगा, ये आएगा, ठीक है। ओके, E's husband born in the year 2002 and 16 years gap between E and E's daughter. ओके, ई और ई की बेटी के बीच में 16 साल का गैप है, तो 16 साल का गैप आप समझ सकते हो कैसे होगा, ई और ई की डॉटर में 16 साल का गैप है। ओके, एंड E's husband born in the year 2002 and 16 year gap between E and E's daughter, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं अभी यहाँ पर, ई और ई की डॉटर में 16 साल का डिफरेंस है। D born in the year 2006, and his father is born in the year 1980, मतलब D का फादर कौन होगा, D का फादर ये वाला पर्सन होगा, B का हस्बैंड ऑब्वियसली, क्योंकि ओके हाँ, यहाँ पर कोई और भी पर्सन हो सकता है, अगर इस कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई और भी आ सकता है अभी यहाँ पर, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। एंड हिज फादर वाज बोर्न इन द ईयर 1980, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डी इज फादर। नेक्स्ट, एफ हैज ओनली 2 सन, ओके, एफ के 2 सन है, इसका मतलब एफ का एक और सन आएगा यहाँ पे अभी, एफ हैज ओनली 2 सन एंड बीज हस्बैंड बोर्न इन द ईयर 1982, और बी का जो हस्बैंड है ही वाज बोर्न इन द ईयर 1982, तो बीज हस्बैंड यहाँ आएगा। ओके, एफ हैज ओनली 2 सन एंड बीज हस्बैंड बोर्न इन द ईयर 1982 एंड हिज हस्बैंड सैलरी इज 22,000 पर मंथ, मतलब जो बी का हस्बैंड है उसकी सैलरी कितनी है, 22,000 रुपए पर महीना। The person who earn highest is husband of E, ओके, तो हाईएस्ट अर्न करने वाला पर्सन यहाँ पर कौन है आपका, 27,000 वाला है ना, तो यहाँ क्या लिखा है, द पर्सन हु अर्न हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई, तो जो ई का हस्बैंड है वो यहाँ पर आ रहा था, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 27,000 रुपए। ओके, द पर्सन कहा गया, द पर्सन हु अर्न हाईएस्ट हस्बैंड ऑफ ई एंड देयर इज 13,000 रुपीज गैप बिटवीन सैलरी ई एंड ईज हस्बैंड, मतलब ई और ई के हस्बैंड की सैलरी में 13,000 रुपए का फर्क है। अगर 27,000 रुपए ई का हस्बैंड कमाता है तो ई कितने कमाती होगी, 14,000 रुपए, ठीक है, तो ई की सैलरी कितनी हो जाएगी, 14,000, तो ई का भी कोई अता पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख लो।
देयर इज 6 ईयर गैप बिटवीन बी एंड बीज हस्बैंड। तो बी का हस्बैंड यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1976 तो हो नहीं सकता, तो 1988 है, तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। के हैज ऑन 15,000 पर मंथ। ओके, तो के की अर्निंग 15,000 रुपए है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अंडरस्टूड है, लेकिन अभी चलते हैं आगे। के की अर्निंग कितनी है? 15,000 रुपए है। एंड हिज सन अर्न्स 20,000। ओके, तो के का सन 20,000 अर्न करता है। ठीक है, तो के का सन अर्न 20,000। ओके, के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि आप एक चीज देखो, यहाँ पर ई और ई के डॉटर की बात हुई है, इसका मतलब ई की डॉटर यहाँ पर आएगी नीचे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अभी आप देखो कि 4 जनरेशन कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब एफ और के घर में सबसे बुजुर्ग लोग होने वाले हैं। अगर बुजुर्ग होने वाले हैं तो पहले पैदा होंगे। अगर यहाँ क्या लिखा है, के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो ऑब्वियसली बात है एफ विल बी द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, राइट? यस और नो, ये चीज अंडरस्टूड है या नहीं है? और सेकंड पर्सन पे के आ जाएगा। ठीक है, अब के की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए। ओके, अब आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड H is the brother-in-law of D. Okay, and J is a female person. ठीक है, पहले देखते हैं and H is the brother-in-law of D. तो H is the brother-in-law of D कैसे बनेगा? जब उसकी बहन से शादी करेगा। तो इसका मतलब क्या है? E का हस्बैंड कौन हो गया? H हो गया। तो E का हस्बैंड की जगह यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा H। ये चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज क्लियर है सबको? अब यहाँ पर आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। आपके घर में 9 सदस्य थे ना, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये लोग इन एफ के 2 लड़कों की बात हुई है, तो ये ब्लॉक खत्म नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई की डॉटर की बात हुई है। इसका मतलब ये जो डी है, यही ई का ब्रदर है ना? इसका मतलब डी यहां से उठ के अंदर चला जाएगा। समझ आई ये बात या नहीं आई? ओके, और यहाँ क्या लिखा है? एंड जे इज अ फीमेल पर्सन। तो जे अगर फीमेल पर्सन है तो दोनों बेटों में से नहीं हो सकती, तो जे यहाँ आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जे सबसे छोटा है घर में, छोटी है, तो जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ई और ई की डॉटर में 16 साल का फर्क था, तो ई कहां पर होगी? 2000 में आ जाएगी ई। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ई की सैलरी कितनी है? 14,000 रुपए, वो भी पुट कर दो। ठीक है, चलो, तो फैमिली ट्री तो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, क्योंकि आपके पास 3 कपल हो गए, 1 2 3 5 मेल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 फीमेल है। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी आगे चर्चा इसके ऊपर जारी रखेंगे। द यंगेस्ट पर्सन अर्न्स लोएस्ट सैलरी अमंग ऑल। तो यहाँ पर यंगेस्ट पर्सन कौन है? ई की बेटी, दैट इज जे। और यहाँ पर सबसे कम सैलरी कितनी है? यहाँ पर सबसे कम सैलरी आपकी 10,000 रुपए, राइट? 18 15 20 16 22 25 14 10 और 27 का मतलब जो जे है वो उसकी अर्निंग कितनी है? 10,000 रुपए है। तो जे कितना अर्न कर रहेगा? 10,000 रुपीज। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। डी हैज अर्न सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल। ओके, तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर कितना है? सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर 25,000 है। इसका मतलब डी की सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपए। ओके, तो ये चीज अभी डी कौन है? ई का ब्रदर है, तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ आ जाएगा। इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए। आगे बात करते हैं। एंड एफ अर्न्स मोर देन सैलरी ऑफ हर डॉटर इन लॉ। इसका मतलब एफ की सैलरी उसकी डॉटर इन लॉ से ज्यादा है। इसका मतलब बी उसकी डॉटर इन लॉ है, तो उससे ज्यादा है। एंड जे इज द डॉटर ऑफ ई। तो ये चीज अगर आपको स्टेटमेंट में देता भी नहीं तो भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करेंगे कि एफ की सैलरी बी से ज्यादा है। तो एफ की सैलरी 18,000 है, करेक्ट? तो बी की सैलरी कितनी हो सकती है, उस बात पर थोड़ा गौर फरमाओ। 18, बी की सैलरी 18 से कम है, तो 15 हो सकती है क्या? क्योंकि 15 तो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है के को, तो 15 नहीं हो सकती। 20 ज्यादा है, 16 हो सकती है, 22 नहीं हो सकती, 25 नहीं हो सकती, 14 हो सकती है क्या? 14 किसे को अलॉट है? 14 ई को अलॉट है, तो 14 भी नहीं हो सकती। 10 जे को अलॉट है। तो इसका मतलब क्या है? जो बी की सैलरी है वो 16,000 रुपए है। तो बी की सैलरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 16,000।
ठीक है, अब आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना था, जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, डी का फादर है ना, डी का जो फादर है, अब यहाँ पर एक चीज थी कि सी के 2 बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप सी को यहाँ पे प्लेस करते हो, ठीक, तो सी के 2 बच्चे ई और डी कहलाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डी का फादर इस केस में कौन होगा, सी होगा। बी का हस्बैंड कौन होगा, सी होगा। ये यहाँ पर 2 अलग अलग जगह हैं, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर डी का फादर है जो, और जो बी का हस्बैंड है वो सेम पर्सन हो सकता है क्या? गर्भ, श्रेयांश, संजीत, डी का फादर और सी का हस्बैंड क्या सेम पर्सन हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं किसी हो भी सकता सर। कंडीशन नहीं हो सकता। ठीक है, बट लेकिन मुझे सी के 2 बच्चे करने क्योंकि कंडीशन दी हुई थी, तो इसका मतलब जो सी है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो ई और डी है वो इसके बच्चे नहीं होंगे, वो सी के बच्चे होंगे, ई और डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच गया कैरेक्टर, कौन बच गया आपका कैरेक्टर? ए से स्टार्ट हुआ था ना, ए यहाँ आ जाएगा। अब बी का हस्बैंड कौन हो गया? ए, तो वो यहाँ आ जाएगा। और डी का फादर कौन हो गया? सी, वो यहाँ आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? सी की सैलरी कितनी होगी यार, वो निकालना है। 15-20 हजार रुपए होगी। ठीक है, तो ये आपका फैमिली ट्री बना है और ये आपका क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस में आया हुआ था। क्लियर हुआ सब लोगों को? सर वो स्क्रॉल करिए थोड़ा, फैमिली ट्री दिखाइएगा सर एक बार। नेक्स्ट वीक सर एक को बार अगर रिपीट कर। सर लेकिन क्वेश्चन में तो सर 3 कपल ही दिया है सर, तो सी तो मैरिड यहाँ पे मेंशन नहीं किया था सर, इसीलिए मुझे तो थोड़ा क्या हो गया, वहाँ पे नहीं दिया कंफ्यूजन। तो नहीं दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पर कोई चीज अपने अकॉर्डिंग तो बनाई नहीं संजीत, क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। जी सर, सर ठीक, उसीलिए यहाँ पर मैंने मैंने, एक्चुअली, मेरा डाउट था कि क्वेश्चन में मेंशन किया ओनली 3 कपल्स, तो सी तो का तो कपल तो 3 है मैरिड ना, है कि नहीं कंफर्म नहीं। तो अब जी तो अभी कैरेक्टर ही नहीं बचा, तो मैरिड कहाँ से कराओगे शादी इसकी? 9 लोग थे ना, 9 लोग, 9 कैरेक्टर दिए, तो 9 कैरेक्टर पूरे हो चुके। सी की शादी, सी की वाइफ नहीं होगी, नहीं बताई वो चीज उन्होंने। ठीक है सर, यही कंफर्म करना था, कुछ नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इंटरेक्शन क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोल रही थी कि सी क्यों नहीं हो सकता? सी क्या नहीं हो सकता? बी का हस्बैंड। यहाँ पर अभी जब मैंने मिटा दिया था, यहाँ पर, यहाँ लिखा था बीज हस्बैंड, यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ लिखा था डीज फादर। ठीक है, और यहाँ लिखा था बीज हस्बैंड। ठीक, अब इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे, हाँ या ना करके बताओ। यस सर। ठीक है, आप बोल रहे हो कि अगर मैं सी की शादी बी से करा देता हूं, ठीक है, तो ए यहां जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है डायरेक्शन। अब देखो, यहां पर क्या था, बच्चे सी 2 के हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब सी के ये दोनों बच्चे हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, बी का हस्बैंड है सी, तो वो यहां आएगा। डी का फादर है सी, तो क्या एक पर्सन 2 बार पैदा हो सकता है? डायरेक्शन, क्या कह रहे हो? डीज फादर एंड बीज हस्बैंड। सेम पर्सन कैसे हो सकता है डायरेक्शन? वो सेम पर्सन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग ईयर में बोर्न होने वाले लोग हैं ना, 1980 और 1982, इसका मतलब ये अलग अलग जने हैं। आया या नहीं आया समझ में डायरेक्शन? अच्छा हाँ सर। ठीक है, इसलिए सी नहीं हो सकता वहां पे, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका ए।
यही एकमात्र क्वेश्चन था, ये एक चीज थी जो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी थी। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, चलो। Who among the following earn least money per month? सबसे कम पैसा कौन कमाता है यहाँ पे? जे कमाता है, कमाती है। एच बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? एच कौन से ईयर में बॉर्न हुआ है? 2002। चलो क्वेश्चन नंबर 24, कितने लोगों ने ट्राई किया था, कितने लोगों से हो गया? ठीक है, बाकी लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया? कोमल, कस्तूरी, दीप्ति, श्रेयांश हुआ नहीं? मेरे गाड़ी की ठीक है, श्रेयांश का नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो एक बार कर दीजिए डिस्कस सर। ठीक है, गुड। 7 पर्सन्स, टीना, परी, अंटू, रीटा, मीनू, उषा, आशा took a test on different days of a week starting from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. Each of them scored different marks. कौन कौन है? पहले तो 7 सप्ताह के 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। ठीक बच्चों, अंटू टुक द टेस्ट ऑन वेडनेसडे। अंटू ने बुधवार वाले दिन अपनी परीक्षा दी। एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इज एन ऑड नंबर। मतलब जो अंटू का स्कोर आया है वो एक ऑड संख्या है। ऑड को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? सम या विषम में तो कुछ बोलते हैं ना, कंफ्यूज है कि सम बोलते हैं विषम बोलते हैं। The one who took the test on Friday scored 4 marks. तो जिसने शुक्रवार वाले दिन टेस्ट दिया है उसके 4 नंबर आए हैं। Only 24 marks in total were scored before Thursday. तो थर्सडे से पहले, मतलब कहने का क्या है, ओनली 24 मार्क्स इन टोटल वर स्कोर्ड बिफोर थर्सडे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मिलाकर जो स्कोर आ रहा है वो 24 आ रहा है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच ऑफ द पर्सन who take the test on the first 4 days of the week are multiple of 3. मतलब सप्ताह के पहले 4 दिन जिन व्यक्तियों ने टेस्ट दिया है उन सबका जो स्कोर है वो 3 का एक मल्टीपल है, 3 का एक फैक्टर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन चारों व्यक्तिगणों का जो स्कोर है वो 3 के मल्टीप्लाई में है। Only 6 marks were scored on Tuesday. 6 अंक आए हैं मंगलवार वाले दिन। तो अगर 6 अंक मंगलवार वाले दिन आए हैं तो अगर मंगल को 6 है तो मंडे प्लस वेडनेसडे को कितना होगा टोटल? 18।
रीटा टुक द टेस्ट ऑन सैटरडे, तो रीटा ने टेस्ट शनिवार वाले दिन दिया है, एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन उषा, उषा से 2 कम रीटा ने स्कोर किया है। आशा टुक द टेस्ट बिफोर टीना, आशा ने टीना से पहले टेस्ट दिया है। मैक्सिमम मार्क्स वर स्कोर्ड ऑन मंडे, सोमवार वाले दिन सर्वोत्तम स्कोर आया है। अब एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, हमें कुछ चीजें पता है, जैसे कि सोमवार का और बुधवार का जो टोटल स्कोर बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 18 बनेगा, और सोमवार मंगल बुध बृहस्पति को जिनका स्कोर आया है वो स्कोर 3 के मल्टीप्लाई में है। तो कैसे रख सकते हैं संजीत, उस चीज पे गौर करेंगे, ठीक है। ओके, या तो मंडे को, अब 18 है ना, तो इसे ब्रेक करोगे किसमें, 18 को मंडे को स्कोर सबसे ज्यादा रखना है, तो या तो 15-3, 12-6, 9-9, 9-9 हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ऊपर एक लाइन दी गई है, ईच ऑफ देम स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स, इसका मतलब किसी का भी स्कोर सेम नहीं होगा, 9-9 हो नहीं सकता। 12-6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 नंबर ऑलरेडी मंगलवार को आ चुके, तो बुधवार को 6 स्कोर आएगा नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है कि मंडे वाले दिन 15 नंबर आए हैं और बुधवार वाले दिन 3 नंबर आए हैं, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 3 में भी रखनी है चीजें। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट की बात करते हैं। उषा टुक द टेस्ट ऑन थर्सडे, ओके। अब यहां से ना आप थर्सडे वाले दिन का भी स्कोर निकाल सकते हो। देखो 3 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, ठीक है, 9 आ सकता है या 12 आ सकता है, 9 आ सकता है या 12 आ सकता है। 9 क्यों नहीं आ सकता? उषा का इवन हो रहा है सर, इवन। अच्छा, नीचे नीचे इवन होगा, तो अभी फिलहाल के लिए 9 और 12 लिख लेते हैं, अभी आगे मैंने पढ़ा नहीं ना क्वेश्चन क्योंकि, ठीक है। उषा टू द टेस्ट ऑन थर्सडे, परी स्कोर्ड ट्वाइस द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू, तो परी का जो स्कोर है वो मीनू के स्कोर का दुगना है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू आर 1 लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय अंटू, मतलब कुल मिलाकर कहानी सिद्ध हो गई यहाँ पे कि मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू आर 1 लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय अंटू, तो मतलब अंटू का स्कोर 3 है, तो मीनू का स्कोर क्या होगा, मीनू का स्कोर होगा 2। अब सीधी सी बात है, मीनू कहां पर आ सकती है, क्योंकि यहां पर आएगी मीनू सीधे सीधे, क्योंकि मीनू का स्कोर 2 है। परी का स्कोर मीनू से डबल है, मतलब परी का स्कोर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब परी यहां आ जाएगी। आशा ने टीना से पहले स्कोर पेपर दिया, तो आशा यहां आ जाएगी और टीना यहां आ जाएगी। कहानी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय उषा वर एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है। अब बची रीटा, तो रीटा, उषा का स्कोर रीटा से 2 ज्यादा था, तो मतलब रीटा का स्कोर 10 हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन सब लोगों को? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे इजी था, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का यूज था, तो बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से चीजें थी, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस का ज्यादा इसमें यूज था। Okay, Sanjeev. How many marks were scored by the person who took the test 2 days before Usha? उषा से 2 दिन पहले जिन्होंने टेस्ट लिया था उनका कितना स्कोर था? तो उषा से 2 दिन पहले किसने लिया है? टीना ने। तो टीना का स्कोर क्या था यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे या टीना
हो चाहे आशा हो, उषा से 2 दिन पहले बोल रहा है ना, टू टू टेस्ट टुडे बिफोर उषा, तो उषा से 2 दिन पहले टीना या आशा ही आएगा, तो टीना आना चाहिए क्योंकि 2 दिन पहले टीना है, तो 6 कहीं है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दिस। ठीक है, Who among the following was the last person to take the test? तो लास्ट पर्सन टेस्ट देने वाला कौन है? मीनू है। मीनू was the last person to take the test. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करो ट्राई।
दरक्षण, दीप्ति, गरिमा, गर्भ, ये मेंस लेवल का आप समझ लो कम से कम 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। श्रेयस 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऐसा ही आता है मेंस में, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 10 से 12 मिनट में भी करते हो तो भी ठीक है, 10 से 12 मिनट्स के बीच में, क्योंकि आपको ये 10 मार्क्स देके जाएगा सीधे।
गर्व हो रहा है क्वेश्चन, एक आइडिया लग रहा है? क्या आप उसको एक मतलब आगे बढ़ पा रहे हो या फंस रहे हो क्वेश्चन के अंदर? आप कितने लोग हो जो प्रोसीड कर पा रहे हो या फंस रहे हो? ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो आराम से। ठीक है, मंडे को क्लास में, तो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक, उस क्लास में मैं आपको तरीका बताऊंगा जब इतनी सारी कंडीशंस बनती हैं तो प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 23 में भी देखा होगा, मैंने एक चीज करी थी। चलो, ये डाटा सर्चिंग वाला जो काम है बहुत कंडीशंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों को बस मैं एक सिंपल आइडिया देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 23 हमने किया था, आपने इसमें क्या एक चीज नोट डाउन करी थी? मैंने करा कैसे था क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज मिक्स थी। एक तो आपका डिफरेंट ईयर में लोग पैदा हुए थे और उसी शेड्यूलिंग में उनकी सैलरी भी थी, और एक उनका ट्री स्ट्रक्चर दिया पूरा क्वेश्चन का। ठीक, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मैंने क्या अलग किया है? मतलब क्या चीज ऐसी करी है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करा जा सकता है? कोई भी एक जरा, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा सर आप सर फैमिली ईयर स्ट्रक्चर को आप लिखिए। अलग रख के करें। हाँ, जो चीज फैमिली ट्री स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी या उसके बारे में जो हिंट थी वो मैंने अलग से लिखा है, और जो मुझे शेड्यूलिंग से रिलेटेड डाटा दिया हुआ था वो डाटा मैंने उसी में लिखा है। कहने का मतलब ये है कि अनटिल एंड अनलेस आप दिए हुए डाटा को उसके ही कॉलम में लेके जाओगे तब तक आप इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इवन सारा कुछ नोट डाउन करने के बाद भी ये नहीं समझ में आएगा कि ये चीज किसके लिए थी। ठीक है, अगर वो चीज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज का आपको जस्ट एक हिंट दिया है। वापस से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको ट्राई करना क्वेश्चन को अच्छे से। बन गया तो वेरी गुड, नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे मंडे ट्यूसडे जब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट। ठीक है, ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, इसको ट्राई करना अच्छे से, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और होपफुली अगर कल यूट्यूब पर मेंस की क्लास होगी तो डोंट फॉरगेट टू कम एंड प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। शाम को क्या क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा अगर क्लास होती है तो। ओके ओके स्टूडेंट्स। सर हाँ सर एक संजीव। डाउट है सर, एसएससी के लिए सर जो हमें करंट अफेयर्स मिलते हैं ना सर, वन लाइन जो कि हेडिंग मोस्टली वो उसमें सर हेडिंग से सर मिलते हैं सर, वन वन लाइन पॉइंट में, वो काफी है क्या सर? बैंकिंग के लिए आपने तो बोले सर इन डेप्थ जाना है, एसएससी के लिए सर वो काफी है वन लाइनर? एसएससी के लिए मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। एक बार ये चीज आप ना मोहित सर से पूछना कि सर एसएससी में क्या इन डेप्थ जाता है करंट में या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन एक बार मोहित सर से पूछ लेना कि करंट अफेयर्स में क्या इन डेप्थ जाएगा एसएससी में। एक बार आप सर से पूछ लेना। ठीक है संजीत। ओके ओके सर, श्योर। ठीक ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा कम से कम 20 25 30 मिनट लगेंगे इसको डिस्कस करने में, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मंडे को आराम से एक एक बिट को डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग ट्राई करना और याद रखना कि चीजों को सेपरेट करके लिखो, इवन रफ वर्क को सेपरेट करके लिखो, तब जाकर चीजों को आप समझ पाओगे और उसको नीट तरीके से उतार पाओगे अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना सब लोग। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और होपफुली अगर कल यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट, वो आपके लिए ही है। ठीक है बच्चों, आना वहां प्रैक्टिस करना। मेंस लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट में कल एक और कराऊंगा या दो, जो भी पॉसिबल होगा वो कराऊंगा। ठीक, अगर होता है क्लास तो शाम तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट भी कंटिन्यू रखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।